नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, नई उमंग और नए विश्वास के साथ मैं आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, हम चल रहे थे गांधीवादी फेज के अंदर, गांधीवादी चरण में, और मैंने आपको 1935 तक का पार्ट आपको पढ़ाया था। अब उसके आगे की कहानी आप बहुत अच्छे सुनिए ताकि एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये मैं कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट्स आपके सामने क्लियर किया जाए कि उस समय घटनाएं प्रमुख कौन कौन सी थी जहां से आपके एग्जाम के पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। उन तमाम चीजों को यहां पर कवर करने का पूरा प्रयास दोस्तों यहां पर किया जाएगा। अब इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले मैं कह दूं कि अभी तक जो 2-3 चीज चल रही थी, हर में आ रहा था साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन के साथ आप लोग ध्यान रखना, भारतीय रियासतों से बातचीत करने के लिए भी एक कमीशन आया था। उस कमीशन को इतिहास में बटलर कमेटी कहते हैं। उसी को इतिहास में आप लोग ध्यान रखना, उसी कमीशन को इतिहास में, उसी कमीशन को बटलर कमेटी भी कहते हैं। हालांकि डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखना, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तब साइमन कमीशन के पैरेलल 1927 में देसी रियासतों से बातचीत करने के लिए किस कमेटी को भारत में भेजा गया था? तो देसी रियासतों से बातचीत करने के लिए जो आया उसी को हम कहते हैं, बातचीत करने के लिए जो आया उसी को हम कहते हैं बटलर कमेटी। दिसंबर 1927 में बटलर कमेटी गठित की जाती है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें टोटल 3 मेंबर थे। हारकोर्ट बटलर नंबर 1, हारकोर्ट बटलर पहला। दूसरा एससी पील, और तीसरे मेंबर जो थे वो थे डब्ल्यू.एस. हॉल्सवर्थ। तो आप कहोगे कि जिस समय साइमन कमीशन ब्रिटिश भारत के लिए आया था, जिस समय साइमन कमीशन ब्रिटिश भारत के लिए आया था, उसी समय साइमन कमीशन के पैरेलल दिसंबर 1927 में भारतीय रियासतों से बातचीत करने के लिए किस कमेटी को इंडिया में भेजा था? तो उसका नाम था बटलर कमेटी। और इसके अध्यक्ष जो थे हारकोर्ट बटलर थे। एससी पील और डब्ल्यू.सी. हॉल्सवर्थ इसके मेंबर्स के रूप में भारत में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि जो 1935 का अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, वो आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो बता देता मैं आपको। उस 1935 के अधिनियम के आधार पर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रोविजन लाया गया था कि प्रांतों को और अधिक शक्ति दी जाएगी। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर 1935 के अधिनियम के अंदर, 1935 के एक्ट में। और उसी प्रांतीय स्वायत्तता के साथ, उसी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत आप पॉइंट याद रखना कि भारत में 1937 में चुनाव होते हैं। 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, प्रांतों में चुनाव हुए। प्रोविंशियल इलेक्शन दोस्तों यहां पर होते हैं, प्रांतीय चुनाव होते हैं। इस प्रांतीय चुनाव ने भारत में बहुत कुछ करके दिखाया। इसमें से एक पॉइंट आप सबसे पहले याद रखना कि 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, मैं ये कहूं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है ये बेसिकली लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1937 का जो अधिवेशन है ये बेसिकली फैजपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपको कि सर ये 2 पॉइंट आपने क्यों बताए? मैंने इसलिए बताए 1936 और 37 के कि उस समय कांग्रेस में सर्वे सर्वा अगर कोई सुप्रीम बॉडी के रूप में पनप रहा है तो उस व्यक्तित्व का नाम जो है वो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू था। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में कांग्रेस जो है 1937 का इलेक्शन लड़ती है, 1937 का चुनाव लड़ती है। और देखिए 1937 में 1937 में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेती है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेती है, स्पष्ट बहुमत। और 3 प्रांतों में कांग्रेस जो है वो गठबंधन की सरकार बनाती है। 3 प्रांतों में
गठबंधन की सरकार बनाती है, मतलब मैं कह सकता हूं कि 1937 के अंदर 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है और जैसे 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बढ़ी, जवाहरलाल नेहरू का रुतबा, कद, पोस्ट, नेतृत्व बहुत बड़ा हो गया और भारतीय राजनीति का एक चमकता सितारा बन गए जवाहरलाल नेहरू। 1937 की बात है और उस समय भारतीय राजनीति में नेहरू का कांग्रेस में प्रतिद्वंदी थे सुभाष बाबू। साथ ही साथ कांग्रेस से बाहर मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना की भी नेहरू से नहीं बनती थी। अब आप देखिए, जो 3 प्रांत, मतलब 8 तो ये हो गए, 8 में से बाकी 3 जो है, उन बाकी 3 में एक था बंगाल। बंगाल में सरकार बनती है कृषक प्रजा पार्टी की। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी और फजल उल हक सीएम बनते हैं। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और वहां पर सिकंदर हयात जो है वो बेसिकली सीएम बनते हैं। और सिंध के अंदर आप लोग ध्यान रखना, सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी की सरकार बनती है और गुलाम हुसैन बेसिकली मुख्यमंत्री बनते हैं। मतलब भारत में 11 मुख्यमंत्री बने 1937 के चुनाव में, जो 1935 के अधिनियम के आधार पर हुआ था। और सबसे बड़ी बात, सुंदर बात, देखने योग्य बात क्या थी कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई, जिसमें 5 में स्पष्ट बहुमत था, 3 में गठबंधन था और 3 में अलग अलग दल की सरकार बनी है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की और सिंध के अंदर सिंध यूनाइटेड पार्टी की। आपको सर कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में बहुत तेज गति से एक व्यक्तित्व का उभार हो रहा है। नाम है जवाहरलाल नेहरू और व्यक्तित्व का बड़ा उभार आया 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा से और 1937 के चुनाव ने उनकी नेतृत्व पर मोहर लगा दी। और दूसरी ओर आप देखोगे, इन्हीं प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना सके। मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी प्रांत में सरकार नहीं बना सके। जब किसी प्रांत में सरकार नहीं बना सके तो ध्यान रखना, जिन्ना का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में था। और जिन्ना ने 1937 के चुनाव के बाद एक सिद्धांत दिया जिसे इतिहास में द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं। इसी को इतिहास में द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं, 2 नेशन थ्योरी कहते हैं। आप कहोगे सर द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था? ये उग्र सांप्रदायिकता का एग्जाम्पल था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग समुदाय ही नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, गांधी जी की भूमिका पढ़ रहे हैं और उसमें बता रहा हूं 1937 का चुनाव एक विभाजक चुनाव है। जब कांग्रेस 8 प्रांतों में सरकार बना लेगी और मुस्लिम लीग किसी प्रांत में सरकार नहीं बना पाई, तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में था, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खतरे में था। जब राजनीतिक अस्तित्व खतरे में था तो इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रपोजल लाता है जिसको हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। और क्या था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग समुदाय नहीं, 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। ठीक है, और पृथक राष्ट्र का यह प्रस्ताव जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग पास कर देती है। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का यह प्रपोजल पास कर दिया। देखिए आप, राजनीति कहां जा रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हमारे लोगों की एक धारा पृथक राष्ट्र की ओर जा रही है, अर्थात हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ेगा। और इस बीच एक घटना और घटती है। वो घटना क्या थी दोस्तों, उसको आप और देखिए। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष जो है, कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष बाबू के नाम से जाने जाते हैं। 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो बेसिकली त्रिपुरी में हुआ।
और फिर सुभाष बाबू ने इच्छा जताई कि मैं अध्यक्ष बनना चाहूंगा, या उनके समर्थकों ने कहा कि आप ये अध्यक्ष रही है। तो ध्यान रखना 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ उस अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, और एक तरफ जो है आपके यहां पर हो गए पट्टाभी सीतारामैया। आप लोग ध्यान रखना, पट्टाभी सीतारामैया खड़े नहीं हुए थे, बल्कि गांधी जी ने उनको खड़ा किया था। अर्थात पट्टाभी सीतारामैया गांधी समर्थक थे, और गांधी जी ने इस चुनाव से पहले ही कह दिया था कि पट्टाभी सीतारामैया अगर सुभाष बाबू के सामने चुनाव हारते हैं तो ये मेरी पर्सनल हार होगी, मेरी व्यक्तिगत हार होगी। और दोस्तों देखिए, सुभाष बाबू उस जमाने के बड़े कद्दावर युवा नेता थे, बड़ी अप्रोच थी लोगों के बीच में, युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे, अपने सिद्धांतों के लिए फेमस थे, वामपंथी विचारधारा की ओर थोड़ा सा झुकाव भी था उनका, लेकिन कहीं ना कहीं वो सियारदास वाले ग्रुप से होने की वजह से उनका अनबन था गांधी जी से। और वो अनबन और ज्यादा सामने आता है 1939 के इस इलेक्शन के अंदर। और आप देखिए, सुभाष बाबू चुनाव जीत जाते हैं, और 1939 में वो कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष बन जाते हैं। 1939 में वो पुनः अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सहयोग सुभाष बाबू को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं सका। और जब वो सहयोग नहीं मिल सका तो कहते हैं कि सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी, और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ करके मई 1939 में 1939 में एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसे इतिहास में फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, कहा जाता है। इस नाम से एक नई पार्टी स्थापित कर दी जाती है, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये बेसिकली सुभाष बाबू के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, और ये एक प्रकार की लेफ्टिस्ट पार्टी थी जो बंगाल में सक्रिय थी। मतलब यहां से एक बड़ा लॉस हुआ कि सुभाष बाबू कांग्रेस से अलग हो गए। अब एक तरफ आप देखिए, नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन के उभरते हुए नेता बन चुके हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 1937 का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग एक भी प्रांत में सरकार नहीं बना सकी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, 2 नेशन थ्योरी, और 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया। अब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, पृथक राष्ट्र का आंदोलन चल रहा है, सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी है। इसी बीच दोस्तों एक घटना और हुई, और वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वार 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इस वार में एक तरफ थी मित्र राष्ट्र, और इन मित्र राष्ट्रों में सबसे बड़ा नाम आता है ब्रिटेन और फ्रांस का, और साथ ही साथ इनके कई सहयोगी देश और भी थे, लेकिन उनका नाम हम नहीं लिखेंगे। ये मित्र राष्ट्र थे, और ये स्पेशली इन्हें इतिहास में साम्राज्यवादी भी कहते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, इन्हीं के सबसे अधिक उपनिवेश थे। उसी समय आप लोग ध्यान रखना, उसी समय एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, कि उसी समय दुनिया की एक उभरती हुई शक्ति है। उस उभरती हुई शक्ति का नाम था अमेरिका, और यूएसए जो है ये एक पूंजीवादी शक्ति थी, कैपिटलिस्ट पावर मानी जाती है, पूंजीवादी शक्ति था। इसी समय यूएसए को टक्कर देने वाला देश पैदा हो चुका था, नाम था यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ, और ये बेसिकली एक साम्यवादी देश था, जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट कंट्री। और दुनिया की सबसे पहले कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो है वो बेसिकली रूस में ही आई थी 1917 में, और पहला राष्ट्रपति लेनिन बना था,
और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूएसएसआर का राष्ट्रपति स्टालिन था और इधर अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इधर था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, रूजवेल्ट राष्ट्रपति था। और ब्रिटेन का पीएम था चर्चिल, चर्चिल ब्रिटेन का पीएम था। और फ्रांस का राष्ट्रपति था क्लीमेंसु, फ्रांस का राष्ट्रपति था क्लीमेंसु, क्लीमेंसु फ्रांस का राष्ट्रपति था। और इधर थे, आपको पता है, इसको हम कहते हैं धुरी राष्ट्र, एक्सिस कंट्रीज। और धुरी राष्ट्रों में आपको पता है बड़ा नाम आता है जर्मनी का, और जर्मनी एक नाजीवादी देश था और इसका शासक था उस जमाने में हिटलर, हिटलर। और यहां था इटली जिसका शासक था मुसोलिनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और तीसरा देश जो था उसका नाम था जापान। और जापान बेसिकली आपको पता है वो एक सैन्य शासन यहां पर था, मिलिट्री रूल यहां पर था। कुल मिला के आप देखिए 1939 में ये वार शुरू होता है। और कैसे होता है कि 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया तो इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। पोलैंड पर हमले के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब आप कहोगे सर जर्मनी को तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म कर दिया गया था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की इतनी हिम्मत कहां से आ गई? तो आप लोग ध्यान रखना, जर्मनी में राष्ट्रवाद दुनिया में सबसे खतरनाक है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जड़ें छुपी हुई थी। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया गया, उसके सैन्य तंत्र नष्ट कर दिए गए, और तब हिटलर उसको जगाता है अपने जर्मन राष्ट्रवाद को, और वो कहता है कि बदला लेने से ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम साम्यवाद को सबसे पहले मारेंगे, साम्यवाद को सबसे पहले मारेंगे। तो मित्र राष्ट्रों ने सोचा कि इसको पनपने दो, इसको पनपने दो, ताकि जर्मनी पनपेगा और यूएसएसआर को मारेगा तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी। मतलब उस समय ये जो पूंजीवादी देश थे, ये जो खेमा था, ये खेमा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जर्मनी से अधिक खतरनाक, जर्मनी से अधिक खतरनाक यूएसएसआर को मानता था। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, हमला इधर करने के बजाय पहले पोलैंड पर हमला करके पश्चिमी यूरोप पर उसने हमला किया, और देखते देखते साल 1.5 साल में लगभग आधे यूरोप पर उसने कब्जा कर लिया जर्मनी ने। और फिर जर्मनी हमला कर देता है यूएसएसआर पर। यह जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती की। जर्मनी का इधर हमला करते ही इनके फेवर में पहली बात तो अमेरिका पहले से था ही, और इस खेमे में यूएसएसआर भी आ जाता है। मतलब दो दूर विरोधी अमेरिका और यूएसएसआर एक खेमे में आ जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही एक नए युद्ध की शुरुआत, जिसको हम कहते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। क्योंकि पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद आपस में लड़ेंगे। आपको सर छोड़ो ना, थोड़ा सा समझा देते हैं। और यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, और वो क्या है कि सर हमारा क्या लेना देना था? तो ये रहा भारत, हमारा कोई लेना देना नहीं था। भारत बेसिकली ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, और अगर ब्रिटेन को जुकाम लगेगा तो छींके हमें आएगी, ये तय था। उस समय भारत में जो वाइसरॉय था, उस वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। और लिनलिथगो घोषणा करता है क्या कि कुछ एक्सिस कंट्री अर्थात शैतान देशों ने, फासिस्ट देशों ने पोलैंड पर हमला कर दिया है और उन्होंने यूरोप के कुछ देशों को गुलाम बना लिया है। लॉर्ड लिनलिथगो घोषणा करता है, और यह कहकर वो कहता है कि ये हमारा दायित्व है, यह हमारा दायित्व है कि हमें पूरी ताकत के साथ जिन देशों पर जर्मनी ने कब्जा किया है उनको बचाया जाए,
और मानवता के नाते हमारी सेनाएं जो है, भारत की सेनाएं जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जानी चाहिए। तो ऐसा कहकर के मैं अभी क्लास में हूं बेटे, ऐसा कहकर के और लॉर्ड लिलिथ को घोषणा कर देता है कि भारत भी उन गुलाम देशों को आजाद करवाने में मदद करेगा। और यहीं से हमारी और वाइसरॉय के साथ चिढ़ गई कि भैया पहले तो ये बताओ कि हमारा इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना है। और ठीक है, आप अगर भारत की सेनाओं को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजते हो तो कम से कम हमारे पास 8 चुनी हुई सरकार है प्रांतों के अंदर, हमसे बात तो करो। आपने हमारे से बिना बात किए हमारी सेनाओं को रवाना कर दिया। क्यों? इसलिए कि उन गुलामों को आजाद किया जाएगा। हम कौन हैं? हम भी तो गुलाम हैं, हम भी तो पिछले 200 वर्षों से आजादी की मांग कर रहे हैं। आपको उन गुलामों की फिक्र है जिनके ऊपर जर्मनी ने हमला किया है, आपको हमारी फिक्र नहीं है। मतलब कुल मिला के ये बात कौन कहेगा? जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू इस बात से चिढ़ जाता है। नेहरू ने कहा कि अगर आप भारत की सेनाओं को वहां पर भेजते हो तो कम से कम आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हमारे हाथ में स्वशासन हो सके, हम भारत की सत्ता को चला सकें, और फिर चाहे आप हमारी सेनाओं को भेज दीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी के बाद जो है बेसिकली एक कांग्रेस के नेताओं की मांग क्या होती है कि पहले भारत को एक स्वाधीन देश घोषित किया जाए, और भारत को स्वाधीन देश घोषित कर दे तो तब आप हमारी सेनाओं को चाहे जहां पर भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमें तो पहले आजाद करो। इस बात को लॉर्ड लिनिथगो ने न तो स्वीकार किया, न इस पर ध्यान दिया, और इससे कांग्रेस चिढ़ गई और नेहरू ने अपनी तमाम प्रांतीय सरकारों को कह दिया कि इस्तीफा दे दो। बात को समझना क्या कि जैसे ही लॉर्ड लिलिथ को भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करता है, इसी के साथ नेहरू ने घोषणा कर दी कि हमने जिन 8 प्रांतों में सरकार बनाई है उन सरकारों से हम इस्तीफा देते हैं। और इसी के साथ 1939 में कांग्रेस की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस आंदोलन में आ जाएगी। अब जब ऐसा होगा दोस्तों, तो उससे पहले क्या होगा, ये मनाने का प्रयास करेगा। तो ध्यान रखना, एक प्रस्ताव आता है जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये कब आया था? तो आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली अगस्त 1940 में आया था, अगस्त प्रपोजल। ये अगस्त प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय भारत का वाइसरॉय था, वो कांग्रेस को राजी करने के लिए ये करता है। मतलब मैं कह सकता हूं इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था भारतीय नेताओं को राजी करना। और आप कहोगे सर वो राजी क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हमने सेना को तो बाहर भेज दिया है और कांग्रेस नाराज हो गई है, तो अगर बड़ा आंदोलन हुआ तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगस्त 1940 के अंदर तत्कालीन भारतीय वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो एक घोषणा करता है जिसे इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा 8 अगस्त 1940 को की जाती है। अब देखो वो क्या चाहेगा, लॉर्ड लिनलिथगो चाहेगा कि कांग्रेस की तमाम प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन इस समय शुरू न कर दे, क्योंकि भारत की फोर्सेस तो बाहर भेजी हुई है। उस आंदोलन को छेड़ेगा, उसको कंट्रोल में कौन करेगा? तो कांग्रेस को स्पेशली मनाने के लिए, या मैं कह दूं कि भारतीय नेताओं को मनाने के लिए 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं को राजी करने के लिए जो प्रपोजल दिया, उसी प्रपोजल को इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी को इतिहास में अगस्त प्रपोजल कहते हैं। अब अगस्त प्रस्ताव आया, आपको सर अगस्त प्रस्ताव ने इसने क्या कहा? उसने अगस्त प्रस्ताव में कहा, नंबर 1,
कि वायसरॉय की जो कार्यकारिणी है उसका तुरंत विस्तार कर दिया जाएगा। इमीडिएट एक्सटेंशन, तुरंत विस्तार कर दिया जाएगा और उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही कि वायसरॉय की कार्यकारिणी का तुरंत विस्तार कर दिया जाएगा और उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। दूसरा इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन कब? अभी नहीं, युद्ध के बाद। और उस समय लग रहा था युद्ध पता नहीं कब समाप्त होगा, युद्ध के बाद। अब तुम्हारा युद्ध 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, ये पता थोड़ी था। ये तो 1940 में घोषणा की गई है। और तीसरा इन्होंने कहा कि आप इस बात पे नाराज हुए हो कि हमने भारतीय सेना को भेजते समय आपसे पूछताछ नहीं की, बातचीत नहीं की, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर दी जाएगी और उस मामले में जो भारतीयों से सलाहकार परिषद बनेगी उस परिषद से हम सलाह ले लेंगे कि भाई हमें क्या करना है। अब देखो, आप सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सबसे लास्ट पॉइंट की। युद्ध में केवल इतनी सलाह लेनी थी कि हम भारतीय सेना को भेज रहे हैं, क्या भेज दें क्या? वो आपने ली नहीं। और अब आप कह रहे हो कि युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर देंगे। अब परिषद की स्थापना करने से क्या मतलब? और हमसे कौन सी सलाह ली जाएगी? जर्मनी ब्रिटेन पे हमला कर रहा है, ब्रिटेन जर्मनी पे कर रहा है, कोई हमसे पूछ के करेगा क्या? हमारे साथ केवल इतना पूछना था कि भारत की सेनाओं को युद्ध में शामिल करे कि नहीं, वो आपने कर लिया। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट से कांग्रेस जो है वो नाराज हो जाएगी। दूसरा, कांग्रेस ने कहा कि संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद क्यों, वो पहले होना चाहिए। आपका युद्ध कब समाप्त होगा हमें पता नहीं है। और तीसरा, वायसरॉय की कार्यकारिणी का तुरंत विस्तार कर दिया जाएगा। अरे भैया, क्यों विस्तार कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की और आप कह रहे हो कि वायसरॉय की कार्यकारिणी का विस्तार कर देंगे। आप में पूर्ण स्वराज कब देंगे ये बताइए। मतलब ध्यान रखना, कांग्रेस को राजी करने के लिए लॉर्ड लिनलिथ को एक प्रपोजल लेकर आता है और इस प्रपोजल के माध्यम से वो कांग्रेस को राजी करना चाहता था। लेकिन उसने जो पॉइंट दिए 8 अगस्त 1940 को, उसमें कांग्रेस राजी होने के बजाय और अधिक नाराज हो जाती है। अब कांग्रेस अगर नाराज है तो कांग्रेस आंदोलन चलाएगी, आंदोलन शुरू करेगी। अब आंदोलन के रूप में 2 विकल्प है कि या तो कांग्रेस छोटा आंदोलन चलाए और या कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन चलाए। कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन चलाए। आप लोग ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस और कई नेता चाहते थे कि गांधी जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन तुरंत शुरू करना चाहिए। ये बात सुभाष बाबू ने कही कि गांधी जी अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए हैं, हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और गांधी जी ने यह कहा क्या कि गांधी ने यह कहा कि फासिस्ट शक्तियां, मतलब जर्मनी, इटली, फासिस्ट शक्तियां मतलब जर्मनी ब्रिटेन से भी अधिक खतरनाक है, ब्रिटेन से भी खतरनाक है। इसलिए अगर हमने इस समय बड़ा आंदोलन किया, कोई बड़ा मूवमेंट किया,
तो हो सकता है मूवमेंट सफल हो जाए, लेकिन इससे अंग्रेजों को दिक्कत हो सकती है। और अगर बाय द वे अंग्रेज युद्ध हार गए और हमारे पर फासिस्ट शक्तियों ने कब्जा कर लिया, तो ये और भी खतरनाक हो जाएगा। इसलिए इस समय हमें कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे आंदोलन पे बल देना चाहिए। और दोस्तों, इसी छोटे आंदोलन के रूप में गांधी जी जिस मूवमेंट को शुरू करते हैं उसे इतिहास में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं, उसी इतिहास में इंडिविजुअल सत्याग्रह कहते हैं, उसी इतिहास में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। तो अब अगस्त प्रस्ताव के बाद की कौन सी घटना है? तो आपका उत्तर होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसको मैं पहले आपको बता दूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, फिर हम एक एक पॉइंट पर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर हेडिंग डाला, ये आपका हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह बेसिकली किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह सत्याग्रह बेसिकली गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब की बात है? यह बात है अक्टूबर 1940 की। अक्टूबर 1940 की। चलाई क्यों रहे हो? क्यों चला रहे हो? तो उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव से नाराज होना। अगस्त प्रस्ताव से नाराज होना, इस कारण गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं। और क्या होता है इसमें कि पहले से ही सूचित करना होगा कि कौन व्यक्ति सत्याग्रही बनेगा, कहां वो अपना भाषण देगा। इस आधार पे आपको पता होगा 17 अक्टूबर 1940 को पहले सत्याग्रही जो है, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बनते हैं। और कहां बनते हैं? तो पवनार एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर वो अपना सत्याग्रह करते हैं, पवनार महाराष्ट्र के अंदर। ध्यान रखना, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को इतिहास में दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। और ये 2 फेज में था। पहले फेज में केवल सत्याग्रह करना था, सेकंड फेज में दिल्ली की ओर रवाना भी होते हैं और बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में सत्याग्रही बन जाते हैं। आपको सर सत्याग्रह के समय तो बड़ा आंदोलन करना चाहिए था। यस, मैंने आपको बता दिया गांधी जी ने बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया था। पहले सत्याग्रही कौन बने? पहले विनोबा भावे बनते हैं, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इनका नंबर आता है। लेकिन देखते देखते भारत में हजारों की संख्या में सत्याग्रही हो गए। जब हजारों की संख्या में सत्याग्रही हो गए तो ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिंता होने लगी कि एक तरफ तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार रहे हैं या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी दबे हुए हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है बीच में जब ब्रिटेन और फ्रांस के हालात अत्यंत खराब थे और यूएसए और यूएसएसआर की युद्ध में चलने लगी। तो अमेरिका और सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों से कहा कि आप पहले अपने अपने जो उपनिवेश है वहां पर शांति बना के रखें, उनको बातों में उलझा के रखें ताकि हम युद्ध आराम से लड़ लें। क्या करना उनका वो आप जानो। इसलिए यूएसए और यूएसएसआर के दबाव के अंदर एक मिशन इंडिया में आता है। उस मिशन को आप लोग ध्यान रखना, उस मिशन को इतिहास में क्रिप्स मिशन कहा जाता है। उस मिशन को इतिहास में क्रिप्स मिशन कहते हैं। और इस किसके नेतृत्व में आया था? तो ध्यान रखना, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन इंडिया में आता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन इंडिया में आया था। और क्रिप्स किस पार्टी का था? क्रिप्स बेसिकली लेबर पार्टी के नेता थे। लेबर पार्टी के नेता थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और ध्यान रखना, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वो ब्रिटिश सरकार में चर्चिल था प्रधानमंत्री। और चर्चिल किस पार्टी से था? तो चर्चिल बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी से था। यहां पर आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि चर्चिल अर्थात कंजर्वेटिव पार्टी ने जानबूझकर लेबर पार्टी के एक व्यक्ति जिसका नाम सर स्टेफर्ड क्रिप्स था उसको भारत भेजा जाता है, क्योंकि भारतीय लेबर पार्टी को थोड़ा नजदीक मानते थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इंडिया में आता है। आप कहोगे सर ये क्यों आया? तो
आने का कारण क्या है इसका? तो कारण में आप ध्यान रखना, 2 पॉइंट याद रखना। नंबर 1 तो क्या है, अमेरिका और यूएसएसआर का दबाव था, का ब्रिटेन पर दबाव कि आप अपने उपनिवेशों में शांति बना के रखें। दूसरा यह भी था कि भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था, भारतीयों में बढ़ता असंतोष। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, ये जो असंतोष बढ़ रहा था। और तीसरा ऐसा भी लग रहा था कि जापान भारत पर हमला कर सकता है, जापान के आक्रमण का डर भी था। उसको ध्यान में रखते हुए ये क्रिप्स मिशन आता है। आपको सर कब आया था? तो ये बेसिकली क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत में आता है। ये आता है मार्च 1942 में। अब ये क्रिप्स क्या करता है? बातचीत करता है भारत के तमाम नेताओं से, रियासतों से, सबसे बातचीत करता है। और तमाम से बातचीत करने के बाद इसके पॉइंट समझना, आपको खुद को गुस्सा आएगा, क्योंकि हमने तो 1929 में कह दिया था कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। आपको पता होगा 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और नेहरू रिपोर्ट पे हमने कहा था, नेहरू रिपोर्ट पे मोतीलाल नेहरू ने मांगा था डोमिनियन स्टेटस। तब जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया कि पिताजी क्या मांग लिया ये, अब समय डोमिनियन स्टेटस का नहीं है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। इन भाष्य को देखो भाई साहब को, इन्होंने क्या कहा? नंबर 1, ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहती है। मतलब जिस डोमिनियन स्टेटस का हम पिछले कई वर्षों से विरोध कर रहे थे, ये पूर्ण स्वराज की बजाय हमें क्या देना चाह रहे हैं? डोमिनियन स्टेटस। और ये नाम आते ही कांग्रेसी उछल पड़ेंगे कि क्या बात कर रहे हो, हम आपका सहयोग कर रहे हो, आप हमारे साथ में असहयोग कर रहे हो। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें होंगे, जो राजाओं के द्वारा मनोनीत होंगे। यह बात हो गई। अब इसको पता था कि इस समय जिन्ना तो प्रत्येक राष्ट्र मांग रहा है, तो उसको भी संतुष्ट करना है। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिख दिया कि जो भी संविधान बनेगा उसे ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकार करेगी जब उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई हो। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की गई हो। यदि कोई राज्य अलग होना चाहे, तो वो अपना अलग संविधान बना सकता है। पहली बात तो देखो, संविधान तो बना ही नहीं, तो कहा कि युद्ध के बाद, पहली बात तो युद्ध के बाद ही होगा ये काम। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। अभी तो युद्ध खत्म नहीं हुआ है। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उस संविधान सभा में कुछ भारतीय निर्वाचित होंगे और कुछ मनोनीत होंगे। जो निर्वाचित है वो आएंगे ब्रिटिश भारत से, और जो मनोनीत है वो आएंगे देशी रियासतों से। फिर कहा कि वो जो संविधान आएगा ना, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट तब स्वीकार करेगी जब उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कही गई हो। साथ ही साथ यदि उसमें से कोई रियासत या प्रांत अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है।
मतलब दोस्तों, हकीकत में क्या था? हकीकत में क्रिप्स मिशन को इसलिए भेजा गया था कि आप जाओ, भारतीयों को उलझा के रखो और उनके साथ टाइम पास करो जितना कर सकते हो, ताकि हम यूरोप में अच्छी तरह से वार लड़ सकें। क्रिप्स मिशन की बातों को भारतीय कांग्रेस और अन्य दल भी समझ गए और इसी के साथ अब तय हुआ कि अब चाहे युद्ध चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, भारत अपनी आजादी के लिए पूर्ण संघर्ष करेगा। तो इसी के साथ आपको पता होगा, एक नया वार शुरू होता है, एक नया आंदोलन शुरू होता है, जिसे इतिहास में हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण जो है वो बेसिकली था क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन की बातों से भारतीय इतने नाराज हुए कि ये कह दिया कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला है। किसने कहा था दोस्तों? मैं बताऊंगा आपको। अब यहां पे देखिए, मैंने हेडिंग डाली। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस की वर्धा में एक बैठक होती है, वर्धा बैठक, और यह बैठक होती है जुलाई 1942 के अंदर, कांग्रेस की वर्धा बैठक। अब कांग्रेस की वर्धा बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठती है वहां पर और कहते हैं गांधी अत्यंत गुस्से में थे। और जब गांधी गुस्से में थे और गांधी ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, तो इसी बीच एक आदमी मुस्कुरा गया और उसने कहा, गांधी जी, आप जिस बड़े आंदोलन की बात आज कर रहे हो, उसके लिए तो हमने पहले ही कहा था कि उस समय बड़ा आंदोलन करना चाहिए था। हमने कहा था कि अंग्रेज युद्ध में फंसे हुए हैं, हमें बड़ा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आपने कहा था कि फासिस्ट शक्तियां साम्राज्यवादी शक्तियों से अधिक खतरनाक है। नहीं कहा तो देख लो सर, आप देखिए एक बार, कहां कहा था? यहां पर कहा था। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हो रहा था, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस नाराज थी। तो सुभाष बाबू जैसे लोगों ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा आंदोलन करना चाहिए। तब गांधी ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि फासिस्ट शक्तियां अर्थात जर्मनी, इटली, ब्रिटेन से अधिक खतरनाक है, इसलिए अभी हमें छोटा आंदोलन ही करना चाहिए। और आपने क्या शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। हमने तो उस समय भी कहा था, और अब आप 2 साल बाद कह रहे हो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर कि अब हमें बड़ा आंदोलन करना चाहिए। दोस्तों, जो आदमी बोला वो बैठा बैठा पीछे हंस रहा था और गांधी गुस्से में था। गांधी जी ने कहा, आप ये न समझें, आप ये न समझें कि मैं कांग्रेस के पीछे हूं, बल्कि ध्यान रखना, पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है। आप लोगों ने आज तक जितना काम किया उतना तो मैं अगर एक मुट्ठी धूल उड़ा दूं तो आपसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। इसलिए आप ऐसा ना बोले। इसके बाद गांधी के आवेश को देखते हुए कोई कुछ नहीं बोला और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। यह पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझना है। एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब दोस्तों, वो बड़ा आंदोलन अगस्त में स्टार्ट होगा। इससे पहले पूरे गांव शहर में रेडियो के माध्यम से ये बोल दिया गया कि गांधी जी 8 अगस्त 1942 को भारत के बॉम्बे शहर से एक घोषणा करेंगे। आप सब लोगों को ध्यान से सुनना है, आंदोलन में आना है, नहीं तो सुनना जरूर है।
मतलब बैठक के बीच में और आंदोलन के बीच में 20 दिन का वक्त था। पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया गया अपने अपने तरीके से। अब प्रचार प्रसार के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ उसे इतिहास में हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। इसी को हम इतिहास में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। आप कहोगे सर ये आंदोलन कब शुरू होता है, कब? तो देखो 8 अगस्त 1942 को, और ध्यान रखना 8 अगस्त के आधार पर ही इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को इसको शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। अब 8 अगस्त 1942 को जो स्टार्ट हुआ, कहां पर हुआ? तो ये स्टार्ट होता है, उस समय कहते थे मुंबई, आज कहते हैं बॉम्बे की ग्वालियर टैंक की बात है। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से एक बहुत बड़ा मैदान है ये, जहां पर इस आंदोलन की शुरुआत होगी। आप कहोगे सर आंदोलन के कारण क्या है? तो नंबर 1 होगा क्रिप्स मिशन की असफलता, परिपक्व होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, भारत पर जापान का मंडराता हुआ खतरा, परिपक्व होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, ये तमाम इसके कारण है। और हमने उनका सहयोग किया और वो हमारे साथ में असहयोग कर रहे हैं। इसी बात को लेकर गांधी जो है 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन की घोषणा करते हैं, जिसे इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली गांधी जी के नेतृत्व में तीसरा जन आंदोलन था। तीसरा जन आंदोलन था। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस नहीं लिया था। इसको वापस नहीं लिया। और गांधी इस आंदोलन में घोषणा करते हैं क्या? कि मैं 3 घोषणाएं करूंगा। जो लोग बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में बैठे हैं वो भी मेरी बात को ध्यान से सुने, और जो लोग मेरे से दूर दराज गांव में, शहरों में बैठे हैं वो मेरी बात को सुने। देश के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, आप सुनने का प्रयास करें। अब गांधी ने कुर्ता पहन रखे, सिर्फ धोती में बैठे हुए, अगस्त का महीना था, दूर दूर तक लोग सुन रहे हैं, लाखों के लोग भीड़ है। गांधी जी चारों ओर से पुलिस से घिरे हुए हैं और गांधी घोषणा करते हैं। नंबर 1, गांधी मतलब गांधी जी ने 3 घोषणाएं की। गांधी जी ने यहां पर 3 घोषणाएं की और क्या क्या कहा पहले आप सुन लीजिए। पहला कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब साफ चेतावनी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसके साथ वो कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो का मतलब होगा कि जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे पे कब्जा कर लिया है इसको छोड़िए आप। और ये सीधा सीधा चैलेंज था गवर्नमेंट को। कि आप भारत छोड़िए। और गांधी जी ने यह भी कहा कि जब मैं कहूंगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो तो कल को आप मेरे पास प्रपोजल लेके आएंगे, गांधी को मनवाते हैं, लेकिन ध्यान रखना आजादी से कम का कोई प्रस्ताव मेरे पास लेकर मत आना। सिर्फ मेरा एक ही घोषणा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये एक ही डिमांड है। जब आप छोड़ दोगे तो तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा वो कहते हैं, सेकंड वो कहते हैं, करो या मरो। या तो अब हमें देश की आजादी के लिए कुछ करना चाहिए, या फिर इस कर्म में, इस कार्य में, इस वर्क में अपनी जान
कि बलि देनी चाहिए। दूर बैठा बैठा गांव में जो व्यक्ति सुन रहा था रेडियो से, वो भी उत्तेजित हो गया, वो भी प्रोत्साहित हो गया, अप्रिशिएट हो गया कि मुझे अब राष्ट्र के लिए कुछ करना है। और गांधी जी को इस बात का भी पता था कि मैं जो कुछ कह रहा हूं इससे, ये सरकार के विरुद्ध बोल रहा हूं, इसलिए मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी को पता था कि मुझे भाषण के तुरंत बाद गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए गांधी ने तीसरी बात और कही कि आप लोग ध्यान रखना, जिस प्रकार की मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं उससे हो सकता है कि आज रात को ही मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, हो सकता है कि कल सुबह तक कांग्रेस के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब कांग्रेस के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आंदोलन तो नेतृत्व विहीन हो गया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, मेरी तीसरी घोषणा और इंपॉर्टेंट है। और सब सुनने वाले सजग हो गए और गांधी ने कहा कि अब प्रत्येक व्यक्ति अपना नेता खुद होगा। अर्थात किसी नेता की आपको किसी नेता का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आप खुद नेता हैं, आप खुद आगे बढ़िए। अंग्रेजों को कहिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो या तो हम देश को आजाद कराएंगे या देश की आजादी में अपनी बलि दे देंगे। दोस्तों, देखते देखते गांधी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद पूरे देश में आंदोलन फैल गया। 8 अगस्त की देर रात को गांधी जी को गिरफ्तार करके और गांधी जी को बॉम्बे के अंदर ही आगा खां पैलेस है, उस आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया जाता है, और 9 अगस्त 1942 को सुबह तक कांग्रेस के तमाम नेताओं को भर करके एक ट्रेन बॉम्बे से जाती है अहमदनगर, और उसे अहमदनगर की जेल में कांग्रेस के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन अपने परिपक्व था। किसानों के हालात अत्यंत बद से बदतर थे। उसके पास जमीन नहीं थी, जमींदार उसका शोषण कर रहे थे। गरीब सरवारा वर्ग एक आजादी की तलाश में एक आशा की तरह गांधी को देख रहा था। वक्त का जुनून देखिए कि हमारे पेट में कुछ भी नहीं था, हमें आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया गया था। लेकिन गांधी की इन घोषणाओं ने हमारे अंदर इतनी जीवंतता, इतना उत्साह पैदा कर दिया कि गिर को कर रहे कनखड़ा हिरण किसी घी खाए, आग चरे पून भगे घोड़ा स्यों आगे जाए। कि हिम्मत कर हुंकार पर, हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। इसलिए हमें पूरी ताकत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र के लिए लड़ना होगा। और उसका एहसास हुआ। अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वैसे ही परेशान थे और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर फैल गई। और कहते हैं कि दोस्तों, इस आंदोलन ने जगह जगह पर हिंसक रूप ले लिया। तो एक पत्रकार ने गांधी से पूछा कि गांधी जी, आप तो कहते थे कि मेरा आंदोलन अहिंसात्मक है, लेकिन यह आंदोलन तो जगह जगह पर हिंसक हो रहा है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? आप इस आंदोलन को वापस क्यों नहीं ले रहे? आप इस आंदोलन को स्थगित क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गांधी जी ने क्या बेहतरीन जवाब दिया। गांधी ने कहा कि अगर हिंसा और अहिंसा में से मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं अहिंसात्मक बनना पसंद करूंगा, अहिंसात्मक। लेकिन मुझे हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसक बनना पसंद करूंगा। अर्थात इस समय आंदोलन को वापस लेना कायरता होगी। मैं अब कायर बनने का प्रयास नहीं करूंगा। हिंसा भले ही हो जाए, लेकिन आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन देखते देखते अपने जबरदस्त रुबाब पर था। और इधर अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों परेशान थे। अब एग्जाम के पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन
से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में कहां पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना, भारत में 3 जगह पर हुई। बलिया जो आपका उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का पार्ट था वहां पर, तामलुक जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था वहां पर, और सतारा। इन 3 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होगा। साथ ही साथ क्योंकि कोई भी अगर कांग्रेस नेता बाहर निकलेगा तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए कांग्रेस के नेता रात को छुप कर गुप्तचर गतिविधियां चलाने लगे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, जिसको हम कहेंगे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, जिसको हम कहेंगे भूमिगत गतिविधियां कांग्रेस के लीडर्स ने चलाई ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके और आंदोलन को भी आगे बढ़ा सके, जिसमें नाम आता है सबसे बड़ा अरुणा आसफ अली का। अरुणा आसफ अली, इन्होंने इन गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण जो उस समय जेल में थे, वो जेल से बाहर आ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का, अच्युत पटवर्धन का भूमिगत गतिविधियों में इनका बहुत बड़ा नाम था। आरपी गोयनका साहब भी थे इसके अंदर, आरपी गोयनका, ये भी नाम इसमें आता है। ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक इंपॉर्टेंट गतिविधि है, इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, वे लोग जिन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, उसमें से एक थी मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग ने नहीं किया, हिंदू महासभा ने भी नहीं किया, समर्थन नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को अब क्या चाहिए था, उसको पृथक राष्ट्र चाहिए था। और उनका कहना था कि अंग्रेजों भारत छोड़ने से पहले आप हमें तो हमारा पृथक राष्ट्र दे दो, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था। यह आंदोलन चलता रहा। अब दोस्तों, जिस समय यह आंदोलन चल रहा था उसी समय भारत में बहुत तेज गति से हिंसा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि मैंने आपको कहा था आज की क्लास में कि 1937 के चुनाव के बाद मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत पेश करता है। उसका कहना है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग समुदाय नहीं बल्कि 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। ये कौन कहता है? मोहम्मद अली जिन्ना कहता है। और भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, इसलिए यहां पर आप लोग ध्यान रखना, पृथक राष्ट्र के आंदोलन को रोकने के लिए प्रयास होते हैं। पृथक राष्ट्र के आंदोलन को रोकने के लिए प्रयास होते हैं। ये प्रयास 3 हैं, जिसमें आप लोग ध्यान रखना। नंबर 1, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। आपसे पूछे कि सी राजगोपालाचारी कौन थे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, मद्रास के प्रसिद्ध नेता थे, मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ये 1944 में एक फॉर्मूला पेश करते हैं। ये बेसिकली कहीं ना कहीं पृथक राष्ट्र को रोकने का प्रयास था। हालांकि ये उल्टा पड़ गया, तो कांग्रेस ने कह दिया कि ये इनका निजीगत सुझाव है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने का प्रयास करते हैं गांधी जी। तो एक चलती है गांधी जिन्ना वार्ता। ये सितंबर 1944 में स्टार्ट होती है और लगभग आपको ध्यान रखना कि ये भी
गांधी जी के नेतृत्व में डेली गांधी जी उससे मिलते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई मान जा, इसमें कुछ नहीं पड़ा। 9 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 1944 तक ये वार्ता चलती है, लेकिन गांधी जी जिन्ना को मनाने में विफल रहे। वो उन्होंने मनाया कि संयुक्त भारत में ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, आप मान जाइए, मुसलमान हिफाजत के रूप में यहां पर रहेंगे, लेकिन वो मानता नहीं है। और इसी क्रम में एक आता है देसाई लियाकत समझौता या देसाई लियाकत प्रस्ताव। यह प्रस्ताव बेसिकली 1945 का है, 1945 का। आपको याद क्या रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि पृथक राष्ट्र को रोकने के लिए कौन से 3 इंपॉर्टेंट प्रपोजल आए थे। तो नंबर 1 सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, गांधी जिन्ना वार्ता और देसाई लियाकत समझौता। देसाई का मतलब भूलाभाई देसाई है जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, और लियाकत अली का मतलब लियाकत अली जो पाकिस्तान का पहला पीएम बना था, उस समय मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा नेता होता है। लेकिन इन तमाम प्रपोजल के अंदर इतनी ऐसा हो जाता है कि जिन्ना किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं था, वो तो ऐठा हुआ था कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। अब इस बीच दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, उस समय भारतीय वायसरॉय था, उस समय भारतीय वायसरॉय था, और भारतीय वायसरॉय का नाम था लॉर्ड वेवेल। नाम था लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल क्या करता है, बेसिकली लॉर्ड वेवेल जो है ये 14 जून 1945 को 14 जून 1945 को रेडियो के माध्यम से एक प्लान रखता है। रेडियो के माध्यम से एक प्लान रखता है। उसी प्लान को इतिहास में वेवेल योजना कहा जाता है। उसी प्लान को वेवेल योजना कहते हैं। और यह प्लान उसने किसके माध्यम से रखा था, तो आप लोग ध्यान रखना, रेडियो के माध्यम से इस प्लान को प्रेजेंट करता है। और वो क्या कहता है दोस्तों, उसने पहला पॉइंट फिर बोला कि वायसरॉय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। वायसरॉय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। यह बात वो बोलता है, वायसरॉय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। और इस पुनर्गठन में सवर्ण हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। अपर क्लास हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होगी। दूसरा वो कहता है कि वायसरॉय के वीटो को समाप्त तो नहीं किया जाएगा, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि हम उसका यूज नहीं करेंगे। अरे भाई, जब समाप्त नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे कह सकते हो आप यूज नहीं करोगे। वायसरॉय के वीटो को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि इसका यूज नहीं करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आप लोग ध्यान रखना, इस प्लान पर बातचीत करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला के अंदर एक सम्मेलन रखा गया, जिसमें कांग्रेस की ओर से आजाद जाते हैं। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन होता है, जिसमें 21 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और शिमला के अंदर उस समय जो वायसरॉय थे उनसे बातचीत करने के लिए, वेवेल के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन उस बातचीत में जिन्ना अड़ जाता है कि पहली बात तो आपने ये स्वर्ण हिंदू बराबर मुसलमान क्यों रखा, आप इसको हिंदू बराबर मुसलमान रखिए, क्योंकि स्वर्ण हिंदू में केवल हिंदू आएंगे, अपर क्लास के हिंदू आएंगे, लोअर क्लास हिंदू कहां जाएंगे। और साथ ही साथ वो कहता है कि अगर कार्यकारिणी में कोई मुसलमान जाता है तो उसका भेजने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग के पास में होगा। ऐसे करके वो कुछ ऐसी शर्तें लगाता है जिसके कारण वेवेल प्लान असफल हो जाता है।
और वेविल प्लान के असफल होने के बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भारत में अफरा तफरी मची हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुका है, लेकिन जीत कर भी वो हार चुका है क्योंकि इतना लॉस हो चुका है। ब्रिटेन में नई सरकार बन जाती है, एटली नया पीएम बनता है, और इस बीच आगे क्या होगा इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।